जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ओरिजिन पॉइंट में। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए एक सीरीज सुनने करने जा रहे हैं जो एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम उनका काफ़ी पास आ चुका है और उसको देखते हुए लोग ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करेंगे। जो टारगेट बुक आता है उसी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का हम लोग कराने का कोशिश करेंगे, जो एग्जाम से पहले हम लोग ख़त्म कराने की कोशिश आप लोग को करेंगे। आइए आज शुरू करते हैं। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री उसमें का, और हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यही आपका हिस्ट्री, इतिहास की दुनिया आप लोगों को बुक पढ़ना है, उसी का पहला चैप्टर आज हम लोग लेते हैं। ये थोड़ा सा पहले इतिहास पढ़ना है तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में 2-3 लाइन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इतिहास का डिफिनेशन क्या होता है। तो इतिहास का डिफिनेशन एक इतिहासकार थे, उनका नाम था E.H. कार। उन्होंने इतिहास का डिफिनेशन दिया था और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन होता है, यानी अतीत में जो बीता हुआ चीज है उसी का वर्तमान में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। एक क्वेश्चन और कभी पूछ देता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री आप हेरोडोटस के कहते हैं। हेरोडोटस ये यूनान के रहने वाले थे, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी पिता, इतिहास का पिता। ये 2 लाइन आप लोग इतिहास में जरूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला ही टॉपिक है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले यूरोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है और आप लोग जानते हैं विश्व में टोटल 7 महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश और सबसे छोटा है ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, उसी को कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यूरोप में कितने देश हैं, जान लेते हैं। यूरोप पढ़ना है। यूरोप में हम लोग को 44 देश आते हैं, यानी 44 देश पूरे यूरोप महादेश में आते हैं। और थोड़ा सा राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का डिफिनेशन कभी कभी दिया जाता है 2 नंबर में आप लोग को कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक भावनात्मक लगाव है जो अपने राष्ट्रवाद एक भावनात्मक लगाव है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच आपसी एकता और प्रेम को दर्शाता है। इसमें क्षेत्र विशेष क्या है? वो आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी जो एकता को प्रदर्शित करता है उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अभी हम लोग बात कर रहे थे महादेश के बारे में, यानी यूरोप महादेश में आ जाते हैं। ये आपका इसमें टोटल 44 देश आ जाता है। कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा। 44 देश आ जाते हैं इसमें। उसके बाद उत्तरी अमेरिका भी महादेश है, इसमें आपके देश आ जाते हैं 23। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, इसमें आपका महादेश आ जाते हैं 13। और पश्चिमी एशिया कोई महादेश नहीं, केवल एशिया महादेश है, इसमें आपके देश आ जाते हैं 48। आपका आंसर यहाँ पे होगा यूरोप महादेश, यानी इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में? यूरोप महादेश में। दूसरे क्वेश्चन की ओर आइए आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना यानी पुनः स्थापित किया गया था? वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वियना कांग्रेस क्या है। ये हुआ था 1815 में। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, जो कहाँ कराया गया था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया का जो उस समय का चांसलर था कौन था? मेटरनिक उसकी अध्यक्षता कर रहा था। और वही पूछ रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा
की गई थी। यानी नेपोलियन की जब पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध 1815 में, नेपोलियन जब हार गया था, यूरोप की विजय शक्तियां वियना में इकट्ठा हुई थी और वहां पे उन्होंने फ्रांस में एक पुनर्वंश का स्थापना किया था। यानी ये पहले से वंश था वहां पर, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद ये खत्म हो चुका था और फिर से इसे लाया गया। उसका नाम है बुर्बो वंश और राजा बनाया गया था लुई 18वें को। लुई 18वें को राजा बना दिया गया था फ्रांस का फिर से। और जार शाही के बारे में जान लीजिए, यानी रूस के, जार मतलब होता है रूस के जो शासक होते थे उसे ही जार कहा जाता है। आपका यहाँ पे आंसर होगा बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे आते। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा? करेक्ट, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उसके विरोध में कौन था? तो यूरोप में कहीं भी अगर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, उसको दबाने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक पहुंच जाता था। मेटरनिक चाहता था कि पुरातन व्यवस्थाएं यूरोप में लागू हुए, यानी राजा का ही शासन चलते रहे और लोकतंत्र स्थापित न हो। तो इन लोगों के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। इंग्लैंड से भली बात आप लोग परिचित होंगे। रूस, यहां से क्वेश्चन याद है कि रूस के शासक को जार कहा जाता है। प्रसा, ये जर्मनी का सबसे मजबूत राष्ट्र था प्रसा, यहीं से बिस्मार्क आते थे। बिस्मार्क प्रसा का ही रहने वाला था। आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन में, देखा जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा ऑस्ट्रिया। आइए आगे आते हैं। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उन्होंने काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल कौन थे? इटली के शासक थे। कौन थे? इटली के शासक थे और काउंट काबुर को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। इसी ने दक्षिणी इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था? नहीं, लेकिन नाविक था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार भी कहते हैं। गैरीबाल्डी बहुत खतरनाक आदमी था। ये तलवार को म्यान में नहीं रखता था, बोलता था कि जितना समय लगेगा निकालने में उतना को दो चार वो निपटा देंगे, उतना देंगे। यानी इसने तलवार के दम पे इटली का एकीकरण करने का कोशिश किया था, इसलिए इसको इटली के एकीकरण की तलवार कहते हैं। और ये पेशे से क्या थे? नाविक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए, जर्मनी के, ये नेपोलियन के समय की बात है। नेपोलियन जर्मनी के छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाया था और इसी को जर्मन राइन राज्य संघ नाम दिया था और ये नेपोलियन बोनापार्ट का काम था। बिस्मार्क, यानी ये प्रसा के रहने वाले, जर्मनी का सबसे मजबूत राज्य प्रसा और वहीं के रहने वाले थे और जो आगे चल के जर्मनी का प्रधानमंत्री बने थे। लुई 18वां, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में लुई 18वां को शासक बनाया गया था। नेपोलियन तृतीय, ये नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, नेपोलियन तृतीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जालबेरियन कैसी संस्था थी? देखिए, जालबेरियन व्यापारियों की संस्था थी और एक चुंगी कर के लिए समझौता के लिए बनाया गया था। चुंगी करे सीमा शुल्क, व्यापार करने में जो सीमा शुल्क लगता है उसी के निदान के लिए ये व्यापारियों के द्वारा बनाई गई संस्था थी। यानी इसको बनाया कौन था? व्यापारी। और कोई ऑप्शन आपको इसमें काम लायक नहीं दिख रहा है। पादरी ईसाइयों के गुरु होते हैं। सामंत जमींदारों को कहा जाता है। आगे, लौह एवं रक्त की नीति का आकलन किसने किया था? देखिए, लौह एवं रक्त की नीति का आकलन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए और ऑप्शन पे डील कर लेते हैं। मेजनी, जोसेफ मेजनी, इटली के एकीकरण का जनक,
इन्होंने सबसे पहले इटली के एकीकरण के बारे में कोशिश किया था। हिटलर बहुत बाद की घटना है। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर का नाम आता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में तो हिटलर एकदम लीड रोल में होते हैं। विलियम प्रथम इटली के शासक, जर्मनी के शासक, इन्होंने ही बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री पीएम बनाया था। इन्होंने ही बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था विलियम प्रथम के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये संधि आपको हुआ था 1871 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच ये संधि हुई थी। प्रसा ने फ्रांस को हरा दिया था उस युद्ध में, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा इस युद्ध में जीत गया था, और उस युद्ध के विजय के बाद ही जाके जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हुआ था, और ये फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। एक और आपको इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे आपको ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को वो युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। आपको नंबरिंग में क्वेश्चन में इधर उधर लग रहा होगा, इसलिए कि केवल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम लोग कलेक्शन किए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग का हम लोग पूरा कराने का कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। कह रहा कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए ये जो युद्ध हुआ था कब, 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, सेडोन का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो गया था। इसी युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुई थी, और ये सेडोन का युद्ध आपको 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गई थी और प्रसा जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर आइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी का एकीकरण सेडोन के युद्ध के बाद पूरा हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है सेडान, वही उसी को लिखा है, सेडान का युद्ध। ये तो 1866 में हुआ था सेडावा का युद्ध, ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। कीमिया का युद्ध, इस युद्ध का भी अपना एक अलग महत्व है। इसी युद्ध में इटली के एकीकरण का जो मुद्दा था अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। प्रसा और डेनमार्क के बीच युद्ध, ये भी युद्ध प्रसा और डेनमार्क के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के कारण ही ऑस्ट्रिया और प्रसा में विवाद उत्पन्न हुआ था। ये बिस्मार्क की बहुत अच्छी नीति के तहत बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को इसमें शामिल कर दिया। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप, यहाँ पे दो संस्था के बारे में आप लोग को जानना है। यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी के द्वारा की गई थी, और ये यंग यूरोप बनाया गया था 1831 ईस्वी में, और एक और संस्था बनाया गया था 1834 ईस्वी में। सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ डेट में, ये यंग यूरोप 1834 इसको लिखिए आप लोग, और 1831 में इन्होंने यंग इटली बनाया था। यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था इन्होंने। 1834 याद रखिए यंग यूरोप, 1831 यंग इटली। इन दोनों संस्थाओं का काम क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, ताकि यूरोप एकजुट हो सके और यूरोप का एकीकरण पूरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रही, गैरीबाल्डी, ये भी यूरोप के एकीकरण से संबंधित है। मुसोलिनी, ये तो प्रथम विश्व युद्ध के हिटलर के समकालीन थे मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका इसका आंसर है तुर्की, क्योंकि 19वीं सदी आते आते तुर्की इतना कमजोर हो गया था, इतना कमजोर कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? अभी हम लोग ऊपर में चर्चा कर रहे थे कि वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने किया था। मेटरनिख का समय भी माना जाता है कि मेटरनिख काल जो शुरू हुआ था 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिख का काल यूरोप में माना जाता है। यानी नेपोलियन की हार के बाद मेटरनिख का एक काल शुरू हो गया था, क्योंकि वाटरलू की युद्ध 1815 में नेपोलियन हार गए थे, और इसी के बाद जो नेपोलियन का दर्जा था यूरोप में, वो कौन ग्रहण कर लिया? मेटरनिख ग्रहण कर लिया, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था। चांसलर का मतलब था प्रधानमंत्री। कुछ देशों में प्रधानमंत्री को चांसलर के नाम से जाना जाता है। पेज मैक्सिमम हो गया, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मतलब होता है बनाने वाला, यानी किसने किया था? तो इस जर्मनी के एकीकरण में सिर्फ आप लोग को एक ही आदमी का नाम मिलेगा, और वह है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। जोसेफ मेजनी इटली के एकीकरण का जनक, गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण की तलवार, लेनिन ये रूस से संबंधित थे, इनके बारे में जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? और इटली के एकीकरण में निम्न में से, यानी चारों जो ऑप्शन दिया इसमें से कौन संबंधित नहीं है? आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है, न कि इटली के एकीकरण से। जबकि इटली के एकीकरण में 3 आदमी का नाम आएगा। सबसे प्रथम प्रयास किया था जोसेफ मेजनी ने, इसलिए इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं। काउंट काबूर ने भी किया था, और इन्होंने दक्षिणी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गैरीबाल्डी ये बहुत खतरनाक आदमी थे, इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। इन्होंने तलवार के दम पे इटली का एकीकरण करने का कोशिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रही, अठारह की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था। कौन सा राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था, क्योंकि लुई 18वें की मृत्यु हो जाने के बाद चार्ल्स 10 फ्रांस का शासक बने थे, और वहां पे संवैधानिक राजतंत्र आ गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कह रहे कि जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण में एक ही नाम आप लोग को पढ़ना है, और है बिस्मार्क महोदय का। और ये काउंट काबूर इटली के एकीकरण से संबंधित है, गैरीबाल्डी भी इटली के एकीकरण से संबंधित है, और जोसेफ मेजनी भी इटली के एकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रही, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब प्रसा ने फ्रांस को हराया तो उसी दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस संधि यानी सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? मेटरनिख। पेरिस की संधि ये हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे नेक्स्ट, इटली के एकीकरण, या आप लोग लिख लीजिएगा 1815 वियना कांग्रेस। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसने योगदान किया था? कह रहा कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? जोसेफ मेजनी, इन्होंने प्रथम प्रयास किया। काउंट काबूर, इन्होंने दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। गैरीबाल्डी, इटली के एकीकरण का तलवार, बहुत खतरनाक आदमी। यानी तीनों जो लोग हैं वो इटली के एकीकरण से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल। नेक्स्ट आइए, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे?
यानी एक व्यापारी थे। ये कौन थे? एक व्यापारी थे और ये निवासी थे आपको ब्रिटेन के रहने वाले थे, व्यापारी वर्ग से आते थे। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन एंड करता है और ये पहले चैप्टर का यहाँ पे हम लोग समापन करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद।